हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार प्रजापति है। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का जो कि हिस्ट्री एंड सिविक्स है स्टैंडर्ड 6 क्लास का, तो मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें डे बाय डे मैं सभी चैप्टर को लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम और आपके लिए नए नए प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बिल्कुल कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमको कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है उसमें। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट में ज़रिए हमको बता सकते हैं। जो कि ये स्टैंडर्ड 6 का है महाराष्ट्र बोर्ड। तो ये भी किसी भी एग्ज़ाम को लेकर अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना हो या सिविक्स पढ़ना हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड को हो, आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी। तो आप इस चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लें। बाकी हम चलते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल आज हम चैप्टर 1 जितना कवर कर सकते हैं तो करते हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो उसको हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। बाकी हमारी वीडियो में बने रहें। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन सोसाइटी सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री, ये पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है। उसके बाद सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो कि सेकंड चैप्टर है, ये चैप्टर पेज नंबर 6 से स्टार्ट है। और थर्ड है हड़प्पा सिविलाइजेशन, फोर्थ है द वैदिक कल्चर, और फिफ्थ है रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंसेंट इंडिया, फिफ्थ है जनपदास एंड महाजनपदास। जैसे आप लोग को पता है कि टोटल 16 जनपदास है। और सेवन्थ इंडिया ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। और उसके बाद 8 है स्टेट्स आफ्टर द मौर्य एम्पायर, 9th है एंसेंट किंगडम ऑफ द साउथ, 10th है एंसेंट इंडिया एंड कल्चर, 11th एंसेंट इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो कि ये 54 पेज नंबर लास्ट हुआ हमारे चैप्टर का है। तो हम इस बुक को डे बाय डे 10 से 15 दिन में पूरी कंप्लीट करवा देंगे। तो आप हमारे साथ केवल बने रहिएगा। चलते हैं अब शुरुआत करने। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो, अगर आपको लगता हो कि हमको क्लास 5th का भी पढ़ना है या फिर क्लास और किसी का भी पढ़ना है, तो आप हमको कमेंट में करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस चैप्टर को उस जिस भी क्लास का आप कहेंगे, जिस भी स्टैंडर्ड का, चाहे वो 5th स्टैंडर्ड का हो, अगर आप 5th स्टैंडर्ड में हैं, अगर आप बोलेंगे तो हम आपके लिए उस चैप्टर का भी वीडियो बनाएंगे। और पार्टिकुलर सेक्शन का किसी का या फिर पूरे बुक का बनाना हो वीडियो तो हम ज़रूर बनाएंगे। बस आपको हमको कमेंट में बताना होगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं। और इसे प्लीज़ अपने जितने भी घर में फैमिली मेम्बर हो, आप उनके चैनल हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा, बाकी कमेंट करिएगा अच्छे अच्छे। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। तो इसमें जो पहला इसमें पॉइंट रहेगा जियोग्राफिकल कंडीशन एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो इसका सेकंड रहेगा जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये सबको हम आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से बताएंगे कि जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। और जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में लोग कैसे रह चुके हैं और उसमें फीचर कैसा था, जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा था और अब कैसा है, और आगे आने वाले समय में मतलब कैसा रहेगा, क्या है, चेंजेस होंगे ज़्यादा कि नहीं होंगे। तो ये सब के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। बस आप हमारे साथ केवल बने रहें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। In the fifth standard, we saw at some length that there is a close relationship between man and environment. तो आपको पता है कि हम क्लास 5th में ही पढ़ चुके हैं क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, पेड़ पौधे, घर वगैरह कुछ भी हो, आप अगर आप कहीं रह रहे हों, आपके पास पेड़ पौधे हों, आपके पास और घर वगैरह हों, आपके पास और लोग हों, आपके पास इन्वायरमेंट है, आपके पास घर के पास रिवर है, कुछ भी हो, जितने भी आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें दिखती हैं वो इन्वायरमेंट कहलाती हैं। तो मतलब ये रिलेशनशिप बताता है मैन एंड इन्वायरमेंट का। इसके बारे में बताया गया है। वी सा हाउ चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इन्वायरमेंट, वी सा how changes in his lifestyle of early man and his technology were related to the changes in his surrounding.
मतलब ये कि ये पहले समय से क्या ऐसा क्या-क्या चेंज होता चला गया, लाइफ़स्टाइल में क्या बदलाव हुआ, जिसके वजह से मैन अपना टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे इम्प्रूव करते चले गए। उसके वजह से हमारे सराउंडिंग चीज़ मतलब जितने भी हमारे सराउंडिंग में सब चीज़ हैं, वो बदलते चले गए। जैसे कि पहले के समय में लोग पैदल आते-जाते थे, उसके बाद धीरे-धीरे लोगों को मन में आया कि हम भाई ऐसा क्या करें कि हम ताकि घोड़े मतलब गाड़ियों से जल्दी थोड़ा पहुँच सकें। तो उसमें धीरे-धीरे लोगों के मन में आया कि हम गधे से चलते हैं, हम घोड़े से चलते हैं। कुछ लोग गधे से ट्रैवल करना शुरू किया, कुछ लोग खच्चर द्वारा, कुछ लोग घोड़े द्वारा। फिर उनको लगा यार इससे जल्दी हो रहा है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी कि उसको हर जगह कहीं भूख लग जाती थी घोड़े वगैरह को, तो उतना चलना उसके लिए भी टफ हो जाता था। फिर डे बाय डे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती चली गई। टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से हमारे अंदर और ही मतलब और माइंड में आइडिया आया कि हम ऐसा क्या करें कि ताकि जानवर का भी इसमें इस्तेमाल ना किया जाए, हम आसानी से भी कहीं भी जाना हो तो हम चले जाएँ। तो उसके लिए फिर हमने धीरे-धीरे गाड़ियाँ बनवाई, यानी कि वैन वगैरह, बस वगैरह। फिर उसके जैसा सेम थिंग जैसे देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे-धीरे कि इस समय रेलवे वगैरह भी चल रहे हैं, फ्लाइट वगैरह भी चलने लगे हैं। तो ये सब ह्यूमन टेक्नोलॉजी मतलब ये टेक्नोलॉजी आने से भी ऐसे हुई इस वजह से। तो वही इसमें बताया गया है। उसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। वी आल्सो रिव्यूड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन एंड दैट फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। उसमें हमको ये भी बताया गया है कि स्टोन एज से लेके आज तक कैसे-कैसे लोग उस समय वहाँ रहते थे, कैसे-कैसे अपने आप को उभारे मतलब धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव्ड किए। तो ये सब एक हिस्ट्री है, तो जिसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि देख रहे हैं, हिस्ट्री is a coherent account of the significant past event in the progress of human culture. Time, place, society, and individuals are the four major pillars of history. तो इसमें ये बताया गया है कि ये हिस्ट्री में क्लियर बताया गया है कि सिग्निफिकेंट पास्ट इवन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर में कैसे कैसे बदलाव आते चल गए, जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम, कुछ टाइम के हिसाब से बदलाव आए, कुछ प्लेस के हिसाब से, कुछ लोग कहीं से एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो गए, माइग्रेट कर गए कुछ लोग। उसके बाद पिलर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब ये सब जो हैं, सोसाइटी हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, ये सब 4 पिलर्स हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा इसमें। तो जैसे कि 4 पिलर्स क्या-क्या है, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, सोसाइटी हो गया, इसके बाद इंडिविजुअल और 4 पिलर्स मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये मतलब ये 4 पिलर बताते हैं कि कैसे हमारा कल्चर धीरे-धीरे ये पहले से लेके धीरे-धीरे शिफ्ट कर गया। वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम। बगैर टाइम के, बगैर प्लेस के, बगैर सोसाइटी के, बगैर इंडिविजुअल्स के हम मतलब हिस्ट्री नहीं लिख सकते। तो ये बताया गया इसमें। ऑफ दिस 4 कंपोनेंट प्लेस इज रिलेटेड टू जियोग्राफी और जियोग्राफिकल कंडीशन इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर इनसेपरेबल। तो मतलब इसके वजह से ज्योग्राफी मतलब इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबल हैं। हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस बाय जियोग्राफिकल ऑल कंडीशन इन मेनी वेज। जैसे कि हम अगर इसमें लें तो क्लोथिंग clothing, housing, occupations, in fact, all about life in any region depend to a large extent on its geographical characteristics. For example, the life of people in hilly regions is more strenuous than the life of the plain. तो जैसे कि आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो इसमें क्या है कि जो लाइफ हिल रीजन्स का जो लाइफ होता है वो लाइफ बहुत ही टफ होती है इन कंपैरिजन टू जो लोग लाइव करते हैं यानी रहते हैं जैसे कि प्लेन एरियाज़ में, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, प्लेन एरियाज़, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद बिहार देख लीजिए। मतलब जो ये सब एरियाज़ हैं, बाकी एमपी में देख सकते हैं बहुत से ऐसे जगह एरियाज़ हैं जहाँ पे प्लेन एरियाज़ है, जहाँ पे अच्छी खासी सब कुछ एग्रीकल्चर की जाती है। प्लेन एरियाज़ वहाँ सबकी जो लाइफ होती है वो इजी होती है इन कंपेरिजन टू जो लोग लाइव करते हैं, जैसे जो लोग रहते हैं हिली एरियाज़ में, जैसे कि उत्तराखंड में कुछ लोग माउंटेन पे रहते हैं, कुछ लोग इधर रहते हैं, तो उनकी जो लाइफ होती है टफ होती है। ना ही वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर हो पाता ढंग का,
वहाँ पे क्या होता है, अगर बारिश ज़्यादा होने पे उन लोग को हमेशा डर बना रहता है कहीं कुछ ना हो जाए। ये जैसे नहीं होता है कहीं कदार कि पत्थर वगैरह देखते हैं वहाँ पे गिरने लगते हैं ज़्यादा बारिश होने की वजह से। तो मतलब वहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नॉट मच फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल इन द हिलीज रीजन। और उसके बाद जो वहाँ का जो लैंड एरियाज़ है वो भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। इसलिए जो वहाँ पे अगर खेती करेंगे हम, यानी कि एग्रीकल्चर करेंगे, तो वो एग्रीकल्चर उतना नहीं हो पाएगा जैसे कि हम अगर खेती करते हैं उत्तर प्रदेश में, एमपी में। मतलब जहाँ का जो जैसा है उसके हिसाब से खेती की जाती है, जहाँ पे जो ज़्यादा होता है। जैसे अगर हमको कॉटन की बात करें तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा कॉटन किया जाता है। अगर हम वीट की बात करें तो वीट हो गया, जैसे कि पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। तो यहाँ सब क्या होता है, यहाँ पे वीट की जो खेती की जाती है बहुत ही ज़्यादा की जाती है। तो ये मतलब इस हिसाब से बताया गया है कि अगर हम मतलब नॉट मच फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल इन द हिली रीजन वाइल इन प्लेन्स इट इज़ अवेलेबल ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये लार्ज स्केल है। दैट्स वाई ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर स्केयर इन हिली एरियाज। इसीलिए ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब हिली एरियाज़ में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। इन कंपेरिजन पीपल्स ऑन द प्लेन्स गेट देम इन सफिशियंट मीज़र। और जो लोग प्लेन्स में रहते हैं दे सफिशियंट मीजर, उनको क्या होता है ये सब चीज़ बहुत ही आसानी से और आराम से मिले। नेचुरली इन हिली रीजन पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड। इसीलिए जो हिली रीजन में जो लोग रहते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, हंटिंग में डिपेंड रहते हैं, गैदरिंग पे यानी कि भोजन इकट्ठा इधर उधर इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फॉर देयर फूड अपने खाने के लिए। We also find other such differences in the lifestyle of people in hilly regions and those plains। तो ये यहाँ तक का कंप्लीट हुआ, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे। द क्लाइमेट रेनफॉल एग्रीकल्चर produce flora and fauna of the region where we live are the sources of our livelihood। हम कहीं भी रहते हैं, क्लाइमेट रेनफॉल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स जो भी फ्लोरा एंड फौना होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, लिवलीहुड होते हैं। मतलब हम उनके साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हम कहीं रह रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर रेनी सीजन आएगा तो बारिश होगी, उसके बाद कुछ भी होगा, मतलब रेनफॉल आएगा, उसके बाद कुछ खेती वगैरह करना होगा, हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ फूल वगैरह रहेंगे, छोटे मोटे पौधे वगैरह। तो फ्लोरा एंड फौना यही छोटे छोटे जो प्लांट पौधे रहते हैं उसको फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। मतलब हम उसके साथ साथ क्या होते हैं, अपने आप को हम भी बड़ा होते हैं, अपने आप को हम भी बड़े होते हैं। तो वो मतलब बताया गया है सोर्स ऑफ आवर लिवलीहुड, मतलब हम उससे उसके ऊपर डिपेंड है एक हिसाब से देखा जाए तो। The lifestyle and culture of regions develops with their support। हम उसके सपोर्ट से ही डेवलप होते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव फ्लोरिश्ड वेयर मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल। तो ह्यूमन सेटलमेंट आर फ्लोरिश्ड वेयर वेयर सेटलमेंट्स हैव फ्लोरिश्ड वेयर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल। ये सब वहीं पे ज़्यादातर उभरता हुआ मतलब आता है, मीन्स ऑफ लिविंग, जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, निवासी करते हैं, लिविंग करते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस सेटलमेंट डेवलप्स फर्दर इनटू विलेज एंड टाउन्स। धीरे धीरे ये क्या हुआ, सेटलमेंट कहाँ पे डेवलप हुआ, शहरों में, गाँवों में। जैसे कुछ लोग गाँव में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, गाँव बने। मतलब पहले लोग दूर दूर रहते थे, लोग नदी के किनारे बसते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुए, लोग नदी किनारे बसते बसते वहाँ पे धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली गई, तो वहाँ एक विलेज बना लिए। विलेज के बाद धीरे धीरे पता चला लोग कि अगर हमको कोई ट्रेड करना हो, कहीं कुछ करना हो, तो हमको सिटी जाना होगा। तो सिटी के बारे में कुछ लोगों को पता चला, फिर वो दूर दूर धीरे धीरे माइग्रेट करके सिटी चले गए। तो इसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। बट समटाइम रीजन लाइक द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ड्रॉट, तो उसके बाद मीन्स ऑफ प्लेंटिफुल, हाँ तो यहाँ दे सकते हैं आप। बट समटाइम्स region like the degradation of the forest environment, drought, invasion etc lead to the scarcity of means दो। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ इन्वायरमेंट कुछ चेंज होने लगते हैं, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं पे आक्रमण हो जाता है। तो ये सब हमारे इन्वायरमेंट, बाकी हमारे हमको क्या होता है, इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है हमारे ऊपर। पीपल्स आर फोर्स टू लीव देयर सेटलमेंट। और कहीं कहीं पे क्या होता है, लोगों को कहीं मतलब जैसे जबरी, मतलब कहीं से इनको वहाँ से हटाया जाता है, आप यहाँ से माइग्रेट कर रही, ये ज़मीन सरकार की हो गई,
यहाँ पे सरकार कुछ कर रहा है, या मतलब बहुत से रीज़न होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कहीं फ्लड आ जाते हैं तो लोगों को वहाँ न चाहते हुए भी वहाँ से उनको वहाँ से हटना पड़ता है, मतलब वहाँ की जगह उनको छोड़नी पड़ती है, अपना सेटलमेंट सब कुछ। तो ये सब कुछ एरियाज़, मतलब ये सब रीजन है कि वहाँ से पीपल माइग्रेट क्यों कर जाते हैं। कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है तो पीपल पीपल वहाँ से भी कुछ माइग्रेट कर जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत होता है, ज़्यादा आने लगता है। तो ये सब कुछ कुछ रीजन है। वी सी मेनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री, दस वी सी दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो जियोग्राफी और हिस्ट्री में हमारे क्लोज रिलेशनशिप हैं ये सब के लिए। तो चलते हैं हम आगे। तो सेकंड आ गया 1.2, जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आवर कंट्री इंडिया एक्सटेंड फार एंड वाइड। हमारा जो इंडिया है ये बहुत ही फार और बहुत ही दूर तक फैला हुआ है। एज इट्स नॉर्थ लाई इन द हिमालय। आप इस सेंटेंस को देखिए, मैं अभी आपको इसके बारे में एक जगह दिखाता हूँ। एट इट्स नॉर्थ लाई इन द हिमालय, मतलब हमारे इंडिया की जो नॉर्थ में वो हिमालय लाई करता है, और इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल लाई करता है, और इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी लाई करता है, एंड साउथ में इंडियन ओशियन लाई करता है। एक्सेप्ट फॉर आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये सब के बारे में बताया गया है, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि हम वहाँ पे आपको बोल रहे थे कि हमारा ये इंडिया है, ये हमारे इंडिया का मैप है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इंडिया का मैप। तो आप यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये हमारा हिमालयाज़ है, ये हमारा क्या है, हिमालयाज़ है। मतलब हमारा इंडिया की, जैसे ये पूरा इंडिया हो गया, इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालय। दोस्तों देखिए हम आपको बना रहे हैं, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया। हमारे राइट साइड में हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है, अगर देखा जाए तो इस हिसाब से। तो आप देखिए मतलब इंडिया के नॉर्थ में देखिए, इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज़ है, दैट इज हिमालयाज़ कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ में लाई करता है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हमारा क्या आ जाता है, ये अरेबियन सी आ जाता है। और बाकी ये सब जितने स्टेट हैं ये सब भी लगभग वेस्ट में ही आते हैं। बाकी ये सब हो गए जो ये सब नॉर्थ में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल लाई करता है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे अगर बताएं तो यहाँ पे कुछ स्टेट ऐसे हैं, लगभग 8 स्टेट। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट ऐसे हैं, 8 स्टेट जो कि वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहलाते हैं। अभी हम बता देते हैं आपको, जैसे कि सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गए, नागालैंड हो गए, मणिपुर हो गए, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये सब चैप्टर को हम आपको बाद में बताएंगे। तो फिलहाल बाद में हम बताएंगे अच्छे से जब आएगा चैप्टर में। फिलहाल अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत है, हमारे इंडिया के नॉर्थ में हिमालय लाई करता है, हमारे इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी लाई करता है, हमारे इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल लाई करता है, और हमारे इंडिया के साउथ में क्या लाई करता है, श्रीलंका हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, दैट इज श्रीलंका हो गया, इंडियन ओशियन हो गया। तो ये हैं। तो अब बाकी इसमें बताया गया है जैसे एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप लक्षद्वीप देख रहे हैं, लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार को छोड़कर बाकी सभी जितना बताए हैं वो हैं। ये दो नहीं लाई करते हैं, ये बे ऑफ बंगाल लाई करता है इसमें देखा जाए तो फिलहाल दोस्तों आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी के लिए हम आपको आगे बताएंगे जितना चलते हैं चैप्टर में, हमारे साथ आप बने रहें। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये हो गया। तो जैसे कि हम वहाँ पे बता दिए थे आपको कि हमारे इंडिया के नॉर्थ में हिमालय लाई करता है, हमारे इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल लाई करता है, हमारे इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी लाई करता है, हमारे इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन लाई करता है। तो ये खत्म हो गया। वी हैव टेक इनटू अकाउंट दिस रीजन हैंस फॉर रिफर टू एंशियंट इंडिया, और एंशियंट इंडिया के बारे में बताया गया है। व्हेन वी स्टडी द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो जैसे आप जानते हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिफोर 1947 टूडेज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर आल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश के जाने के बाद भी, जब तक ब्रिटिश थे उसके जाने के बाद
यानी कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब तक हम लोग इंडिपेंडेंस नहीं हुए थे, उसके पहले हमारा देश 1947 से जो आज का पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, ये दोनों सब क्या थे, ये सब इंडिया के पार्ट थे। ठीक। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ इसमें इम्पोर्टेंट लगे, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, अगर आपको यहाँ पे जैसे ऊपर कुछ बताए थे आपको कि इसमें चार वो क्या क्या है, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, इंडिविजुअल्स हो गए हैं, वहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये पॉइंट टिक कर लीजिएगा, बिफोर 1947 टू डेज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सबको आप थोड़ा थोड़ा उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब वहाँ पे कलर कर लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में आप सबको क्या इसमें पड़ता है, ये सब एग्जाम में आते हैं तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ता है, एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अभी तो नहीं, जब आप जाएंगे 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, जब आप कोई कंपटीशन देंगे तो ये सब पॉइंटेड डायरेक्ट पूछा जाता है, ताकि इस समय का पॉइंट फिर आपको उस समय याद नहीं रहता है, कुछ कुछ गायब हो जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो फिलहाल जैसे कि द फॉलोइंग रीजन्स एंड सी टू द इम्पोर्टेंट व्हेन दे लुक द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो हम इसमें 8 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि द हिमालयाज, द प्लेन्स ऑफ द सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर, द थार डेजर्ट, द डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल रीजन, उसके बाद द आइलैंड इन द सी। तो ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा हिमालयाज़ है। तो दोस्तों, जैसे ये हिली एरियाज भी होते हैं, जैसे कोई यहाँ पे अभी बड़ा करके दिखाएं, कोई यहाँ पे घर बना लेता है, कोई यहाँ पे घर बना लेता है, तो ये सब मतलब हिली एरियाज में जो घर लोग बनाते हैं पहाड़ पे, ऊबड़ खाबड़ पे, तो उन लोग की जो लाइफ होती है बहुत ही टफ होती है वहाँ पे। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम चलते हैं हिमालयन एक चैप्टर, इसको बताने के लिए हिमालयस क्या है क्या नहीं। तो हमारे साथ आप बने रहें। तो हाँ, तो देखिए, द हिंदू कुश एंड हिमालयन रीजन्स हैव क्रिएटेड एन इम्पेनिट्रेबल वॉल ऑन द नदर्न साइड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब हमारे जो इंडिया के नॉर्थ में है, इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिंदू कुश, हिमालयन रेंज होंगे, ये सब क्या करते हैं, हमारे नॉर्थ साइड में एक बाउंड्री, एक वॉल की तरह खड़े होते हैं। दोस्तों, इसी वॉल की वजह से हमारे इंडिया में, जैसे कि आप अगर नॉर्थ साइड में देखेंगे, हमारे इंडिया में जैसे कि ठंड भी पड़ती है, बारिश भी आती है, और उसके बाद हर मतलब ये तीनों सीज़न देखने को मिलता है, तीनों चारों सीज़न जितने हैं। तो मतलब यही सब की वजह से तो हमारे इंडिया में सब कुछ देखने को मिलता है हमारे। और बाकी ये है, दिस वॉल है सेपरेटेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यही सब हमारे डेजर्ट जो है सेंट्रल एशिया के, उससे हमको अलग किया हुआ है। However, there is a land route through Khyber and Bolan passes in the Hindu Kush mountain। तो यहाँ पे 2 पासेज हैं, ये सब आप वहाँ पे अपने में इसको उस पर कर लें, मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट पासेज हैं हिंदू कुश माउंटेन में। हिंदू कुश माउंटेन में हैं, लेकिन अगर हम आपको अभी हम दिखाएं, जो खाइबर पास है और जो बोलन पास है, ये खाइबर पास अगर देखें तो ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है। अगर हम बोलन पास की बात करें तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो अभी हम आपको दिखा भी देते हैं। तो जैसे कि ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये हिमालयाज़ हो गया, जैसे कि मैं आपको दिखाए थे, ये हिमालयाज़ हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक रहेगा। तो हिमालयाज़ हो गए, बाकी हिंदू किस माउंटेन भी जाके वहाँ पे मैच करती। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे थे, हिंदू कुश जो माउंटेन है वो जाके हिमालय में मिल जाती है, अटैच हो जाती है यानी यहाँ पे। उसके बाद वहाँ से हिमालयाज़ भी निकलती हैं। तो इसमें जो आप खाइबर पास देख रहे हैं, तो खाइबर पास देखने का मतलब ये है यहाँ पे आपको कि ये आप बाउंड्री जो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को सेपरेट करता है। और ये बाउंड्री बाकी उधर का, ये मतलब इतना जो एरिया है ये अफ़गानिस्तान का एरिया है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, ये इंडिया की बाउंड्री है, यानी कि जो ये बाउंड्री है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर हम बात करें, ये इंडिया की बाउंड्री है। तो यानी ये अफ़गानिस्तान की बाउंड्री है, यानी कि जो खाइबर पास है ये कहाँ पे लाई करता है,
ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाई करता है। लेकिन अगर हम बोलन पास की बात करें तो बोलन पास ये टोटली कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। तो अभी हम आपको डेज़र्ट के बारे में भी बताएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप डेज़र्ट भी देख सकते हैं, डेज़र्ट जैसे देख सकते हैं, ये बाउंड्री इंडिया का यहाँ पे है। यानी कि जो ये डेज़र्ट है इसका ज़्यादातर पोर्शन कहाँ पे लाई करता है, इंडिया में लाई करता है। और इसे कुछ पार्ट कहाँ पे लाई करते हैं, पाकिस्तान में लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ लाई करता है, तो इंडिया में 2-3 जगह लाई करते हैं। कुछ पार्ट देखिए गुजरात में आ जाता है, और इसका मोस्टली पार्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है। बाकी कुछ पार्ट ये लेके पंजाब में, हल्का थोड़ा बहुत हरियाणा में, इसके ये पार्ट फैले हुए हैं। और बाकी अगर हम अभी वहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे, तो डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे, जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, मेनली ये पोर्शन टोटल ये पोर्शन, ये जितने यहाँ पे आप डार्क ग्रे देख रहे हैं, ये टोटल पोर्शन हमारा डेक्कन प्लेट्यू का हो गया। इसके अंदर जितने भी आएंगे स्टेट, वो सब डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आ जाते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आप यहाँ देखिए, अभी हम आपको बताएंगे, ये है हमारा वेस्टर्न घाट। यानी कि जैसे ये आप बताए थे ना यहाँ पे नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। यानी कि ये जो है ये वेस्टर्न घाट इसको बोलते हैं। ये यहाँ से गुजरात से लेके ये पूरा केरल तक का वेस्टर्न घाट हुआ। और उसके बाद यहाँ से वेस्ट बंगाल से लेके जितने भी ये हैं, इसको ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट को हम अभी आगे और बताएंगे, इसको कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट को वेस्टर्न डब्लू, देखो दोस्तों इसको याद करने का तरीका डब्लू है, अगर हम डब्लू को उल्टा करेंगे तो यम बन जाएगा। यानी कि मालाबार कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, और आपको हम बताते हैं वहाँ पे कुछ थ्योरी दिखा ली, इसलिए हम आपको पहले इसमें दिखाएं फिगर में, ताकि अगर आपके अंदर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो डाउट क्लियर होने का मतलब ये था कि अब आपको हम डायरेक्टली थोड़ा सा दिखा देते हैं कि अब इंडिया के नॉर्थ में क्या हो गया, हिमालय हो गया। इंडिया के साउथ में क्या हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, जैसे कि ये इंडियन ओशियन आप देख सकते हैं। इंडियन के वेस्ट में क्या हो गया, अरबियन सी हो गया। इंडिया के ईस्ट साइड में क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। उसके बाद अगर हम थर्ड डेजर्ट की बात करें तो इंडिया की ये वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में है। अब बोलन पास की अगर बात करें हम तो पाकिस्तान में है। अगर हम खैबर पास की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे हुआ है। तो और बाकी अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये इंडिया, मतलब ये सेंट्रल इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक फैला हुआ है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। तो बाकी के लिए हम चलते हैं आगे। बाकी आपको जैसे वेस्टर्न घाट बता दिए, ईस्टर्न घाट बता दिए, तो बाकी हम चलते हैं आगे, आपको और बताते हैं, हमारे साथ आप बने रहें। तो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे खैबर एंड बोलन पास कंप्लीट हो गया था। ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज में लाई करता है, ये बता चुके थे आपको वहाँ पे। दिस रूट वाज कनेक्टेड टू एंशियंट ट्रेड रूट। तो जो खैबर पास हैं, जो उसके बाद जो बोलन पासेस हैं, उस समय क्या होता था कि जो वहाँ मिडिल ईस्ट, यानी कि जो साउथ वहाँ, यानी कि जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, बाकी किसी को भी आना रहता था, चाहे यूरोपियन यूनियन आते थे जैसे ट्रेड करने, ब्रिटिश वगैरह लोग, तो ये सब क्या हुआ, धीरे धीरे इसी रूट से वो लोग आते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। मतलब हमारे ये फ़िलहाल तो उस समय नहीं था, फिलहाल ये एंसेंट इंडिया की बात ट्रेड की जा रही है। तो उस समय ये ट्रेड रूट हुआ करता था। द ट्रेड रूट फ्रॉम पास चाइना थ्रू सेंट्रल एशिया रीच्ड अरबिया। तो दोस्तों जो ये ट्रेड रूट थे, ये कहाँ कहाँ से जाते थे, ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना, चाइना से मतलब जो लोग जाते थे कहीं सेंट्रल एशिया जाना हो या अरबिया जाना हो, ट्रेड करने के लिए, यानी व्यापार करने के लिए, तो वो लोग इस रूट का सहारा लेते थे। अब मतलब कहाँ से जाना था, चाइना से जाते थे, सेंट्रल एशिया जाते थे, उसके बाद अरबिया जाते थे। इट इज़ नोन एज सिल्क रूट और सिल्क रोड, और इसी को बोलते हैं सिल्क रूट और सिल्क रोड, बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्री यूजिंग दिस रूट। तो क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम वो उधर का वेस्टर्न पार्ट बोले हैं आपको, तो मतलब अगर हमको वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना रहता था ट्रेड करने के लिए, तो हमको किस पासेस की ज़रूरत पड़ता था, खैबर पास और बोलन पासेस की ज़रूरत पड़ती थी। हमको ट्रेड इसी रूट से जाते थे। ठीक, हमको कोई भी सामान एक्सपोर्ट करना होता था या
इंपोर्ट करना होता था। इंपोर्ट मतलब हम किसी दूसरे देश से अपने इंडिया में मंगाते हैं तो वो इंपोर्ट कहलाता है। अगर हम इंडिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिया है, सपोज दैट ये चाइना है, ये चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया। अगर हम चाइना से सामान इंडिया में मंगाते हैं तो ये क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम सामान यहाँ से चाइना में भेजें, अगर इंडिया से हम सामान चाइना में भेजें तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक, तो चलते हैं आगे की तरफ। द रूट पासिस थ्रू, तो ये हो गया। द रूट थ्रू द पासिस वेर यूज बाय मेनी फॉरेन इन्वेडर्स टू इंटर एंसेंट इंडिया। तो एंसेंट कुछ जो फॉरेन इन्वेडर्स होते थे, जो लड़ाकू होते थे, तो ये सब क्या होता है, उसी रूट से आप इंडिया में आते थे। मेनी फॉरेनर्स ट्रेवलर्स आल्सो केम टू इंडिया बाय दिस रूट। तो यहाँ जैसे बताया गया है ना, ये मेनी फॉरेन ट्रेवलर्स, जो कुछ घूमने वाले थे, तो इसी रूट से क्या हुए, इंडिया में आए हुए थे। तो ये हुआ। उसके बाद फिर द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु यहाँ पे जो है, ये इस समय का जो इंडस रिवर है, वो इंडस रिवर ही सिंधु रिवर होती है। सिंधु मतलब इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। द रीजन कंसिस्ट ऑफ द बेसिन ऑफ द थ्री बिग रिवर। सिंधु को क्या बोलते हैं, इंडस, INDUS, इंडस रिवर। दिस गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी। दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम सिंधु मतलब इंडस जो रिवर है वो पंजाब में है। ठीक, वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश, और वेस्ट प्रेजेंट डे बांग्लादेश। इन द ईस्ट, बांग्लादेश ईस्ट में है। उसके बाद फिर इन द ईस्ट, इट वाज दिस रीजन दैट द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा एंड लेटर स्टेट्स एंड एम्पायर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया इमर्ज्ड। उसके बाद धीरे धीरे इंडियन सिविलाइजेशन हड़प्पा में स्टार्ट हुई। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे लोग धीरे धीरे स्टेट बनाना शुरू किए और यहाँ पे बसने शुरू किए। तो ये आप गंगा रिवर देख सकते हैं, ये वाराणसी का पिक बनाया हुआ है। आपको पता होगा कि वाराणसी कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है जिसको मोदी जी ने गोद लिया हुआ है। तो अब हम थार डेजर्ट की बात करते हैं। थार डेजर्ट स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो दोस्तों हम जो बताए थे ना, इसकी थार डेजर्ट इंडिया में कहाँ फैला हुआ है, तो इंडिया में 3 स्टेट में फैला हुआ है। जैसे कि आप हरियाणा देख सकते हैं, आप राजस्थान देख सकते हैं, और कुछ पार्ट गुजरात में फैला हुआ है। ए पार्ट ऑफ द डेजर्ट आल्सो लाइज इन टूडेज पाकिस्तान। दोस्तों हम आपको वहाँ पे क्या बताए थे कि जो इसका मोस्टली पार्ट है वो इंडिया में लाई करता है, और कुछ पार्ट कहाँ पे लाई करता है, पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है। और इंडिया में कितने स्टेट में फैला हुआ है, ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। यानी कि गुजरात हो गया, कुछ पार्ट गुजरात में फैले हुए हैं, लेकिन जो मोस्टली पार्ट, सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो राजस्थान में फैला हुआ है। और इससे कुछ पार्ट कहाँ फैले हुए हैं, ये फैले हुए हैं हरियाणा में। द डेजर्ट हैज़ द सतलज रिवर टू इट्स नॉर्थ। जो डेजर्ट के देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब अब ये है, आप फिगर ऐसे बना लिया करिए अपने दिमाग में। मतलब सतलज रिवर कहाँ पे है, मतलब ये जो डेजर्ट है, डेजर्ट के नॉर्थ में सतलज रिवर है। उसके बाद जो अरावली माउंटेन रेंज है वो ईस्ट में है। मतलब डेजर्ट से ईस्ट में क्या है, अरावली माउंटेन है, मतलब ईस्ट में देखिए, जैसे नॉर्थ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। माने कि जो ये बीच में हो गया, सेंट्रल पार्ट हो गया। मतलब कि राजस्थान से अगर हम ईस्ट की बात करें तो मतलब उसके ईस्ट में क्या है, ये अरावली रेंज है, मतलब ईस्ट में अरावली माउंटेन रेंजेस है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे सतलज रिवर कहाँ पे है, नॉर्थ में है। उसके बाद रन ऑफ कच्छ इन इट्स साउथ। अगर हम रन ऑफ कच्छ की बात करें तो कहाँ पे है, गुजरात में। जैसे ये राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद फिर गुजरात आना, यानी कि जो गुजरात है वो कहाँ पे आता है, साउथ में आ जाता है। इंडस साउथ रिवर टू द वेस्ट। और अगर हम बात करें इंडस रिवर की, इंडस रिवर कहाँ पे आता है, ये साउथ में आता है। ठीक, द घग्गर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश। अब हम बात करें जैसे घग्गर रिवर, तो अगर हम घग्गर रिवर की बात करें तो घग्गर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द हिमाचल प्रदेश रीचेज द थार डेजर्ट, जो कि ये हिमाचल प्रदेश निकल के कहाँ तक जाती है, थार डेजर्ट तक। इसको हकरा बोलते हैं, कहाँ पे, पाकिस्तान में।
घग्गर रिवर का दूसरा नाम क्या है? हकरा रिवर। और ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में इसको बोलते हैं। ईच कोर्सेस इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज़ नाउ ड्राइड अप। इसके जो कोर्स है मतलब जो पानी का बहने का वो है, वो राजस्थान से जाती है और पाकिस्तान, और ये जाके उसके बाद सूख जाती है। मैनी साइट्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलॉन्ग द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ द रिवर। मतलब जो कुछ रीजन कहीं कहीं सूख जाते थे, बाकी उधर भी कुछ हड़प्पा पीपल जो सिविलाइजेशन था तो लोग वहाँ पे भी रहते थे। तो दोस्तों ये आज का यहाँ तक का रहा। अब इसमें फोर्थ बचे हुए हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। उसके बाद चैप्टर ये कल ख़त्म करते हैं। अगर आपको ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम जितना पढ़ाए हैं आप इसको रिवीजन करिए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट थोड़ा बहुत भी लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमको सर ये जानना है, हमको इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। तो हम आप हमको बोलेंगे तो हम आपको यहाँ पे ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से जितना हो सकता है। अगर आप बोलेंगे इंडिया का मैप दिखाइए हमको, अभी स्टेट के बारे में बताइए, इंडिया में कितने स्टेट है, कहाँ पे क्या लोकेशन है, हम उसके बारे में बता देंगे। लेकिन आपको अगर अच्छी वीडियो लगती है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाकी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर हैव ए नाइस डे। बाकी हमारे चैनल में बने रहें। तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में। हैव ए नाइस डे।